बाज़ औक़ात प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये मसला आ रहा होता है। बाज़ औक़ात डायबिटिक जो है वो अनकंट्रोल होती है, उनमें भी ये मसला आ रहा होता है। बड़ा मेन फैक्टर है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली में भी ये बड़ा पैटर्न चला आ रहा है कि टाँगें जो हैं वो बड़ी दर्द करती हैं, इसमें गिदरियाँ पड़ती हैं, रात को सोया नहीं जाता। एक एक्सरसाइज आप लेटने से पहले कोशिश करें कि अपने लेग को पेंडुलम की तरह मूव करें। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोशिश करते हैं कि हमसे जुड़े जितने भी लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे वो तमाम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन गुजारें और अपने जिस लाइफस्टाइल में वो लोग रहते हैं उसी हिसाब से उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। अपने आप को ऑड वन आउट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि याद रखिए कि डायबिटीज़ जो है वो ना सिर्फ एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ है बल्कि मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डायबिटीज़ पे पड़ता है, शुगर लेवल्स पे पड़ता है। तो आपने अपने आप को कभी भी ऑड वन आउट नहीं बनाना। आप जिस भी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ ला के आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज़ पेशेंट्स के हवाले से एक ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम है, एक ऐसी अलामत है जो कि शुगर का पेशेंट जब बिल्कुल स्टार्ट होता है तब भी उसे वो अक्सर कंप्लेन हो रही होती है। बाज़ औक़ात प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये मसला आ रहा होता है। बाज़ औक़ात डायबिटिक जो है वो अनकंट्रोल होती है, उनमें भी ये मसला आ रहा होता है। तो जी हाँ, आप जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि शुगर के पेशेंट्स में टाँगों में बेचैनी की क्या वजह है। तो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि टाँगों में बेचैनी होना। टाँगों में बेचैनी से मुराद ये कि टाँगें खिंचती हैं, टाँगों में दर्द बहुत होता है। याद रखिए कि इस वक्त हम फुट पेन की बात नहीं कर रहे। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे टांग के ज़ाहिर है, आपको पता है कि जो अगर मैं टांग को देखूँ तो ये थाई हिस्सा है, ये लेग है और ये हमारा फुट है। हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की जो टांग का हिस्सा है, यानी कि हम काफ मसल की बात कर रहे हैं। टांगों में जो दर्द और खिंचाव होता है जिसकी वजह से नींदें डिस्टर्ब होती हैं, इसको हम कहते हैं ओवरऑल कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया है। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स को ये क्यों होता है, कैसे उससे बच सकते हैं और अगर हो रहा है तो इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह इस वीडियो के नीचे भी मुझे इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसको ये रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी, दिल चाह रहा है कि कोई खींच ले। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तमाम डायबिटिक पेशेंट्स जो कि एक सिम्टम सफ़र करते हैं जैसे टांगों में बेचैनी, रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं, और बहुत ही आम ज़बान में कि टांगें जो हैं वो खिंचती हुई महसूस होती हैं, दिल चाहता है कि कोई पकड़ के टांगें खींचे, एक जगह पे सुकून महसूस नहीं हो रहा, कभी इस करवट होते हैं तो कभी उस करवट होते हैं, टांगें जो हैं वो बड़ी कड़ाती हैं, इसे हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। RLS के नाम से इसे जाना जाता है। इसको हम सिंड्रोम क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंड्रोम का मतलब होता है कि जहाँ बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हों। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही होती हैं, एक टांगों में खिंचाव और टाइटपना हो रहा होता है, टांगें किसी एक शुद्ध करवट पे सुकून महसूस नहीं कर रही होती, और इसको मूव करने पे यानी कि अगर आप खड़े होकर चलना शुरू हो जाते हैं तो ये चीज़ रिलीफ हो जाती है, और रेस्टिंग पे जब आप आते हैं यानी कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो ये चीज़ एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, टांगों में दर्द रात को सोते वक्त बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बेसिकली जो इसके पीछे जो मेन वजह है कि एक्चुअली ये होता क्यों है, ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल मतलब ये कि नसों की तनाव है, नसों की जो बेसिकली
सप्लाई जो है वो जब रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या न्यूरोपैथी हो जाती है, नसें काम सही तरीके से नहीं करती, या फिर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो खून की जो रसाई है वो पट्टों तक प्रॉपर नहीं होती, कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये जो काफ का जो मसल है, टांगों का जो पट्टा है, वो बेसिकली स्टिफ होता है, सख्त होता है, इसमें गिदड़ियाँ पड़ती हैं और इसमें जो है वो बेसिकली महसूस होता है कि सख्ती आ गई है। तो ये वजह है कि नसों का मुतासर होना और आपके खून की रसाई का मुमकिन ना होना किसी भी वजह से। अब वो वजूहात क्या क्या होती हैं? नंबर 1 तो ये है कि आरएलएस के पीछे जो भी ऐसी बीमारियां जो कि दायमी अमराज हैं, जैसे कि अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मर्ज़ है, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, या फिर मोटापा है, ऐसे लोगों में ये नसें और जो सर्कुलेशन है इन दोनों में तज़ाद होता है, ये दोनों काम सही तरीके से नहीं करती हैं, तो टांगों में बेचैनी होती है। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हैं या इवन हेल्दी कंडीशन में भी हैं, चूँकि वीडियो सबके लिए ही है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पीछे डायबिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें एक बात होती है कि आपके आयरन लेवल कम है, यानी कि आपके अंदर खून की कमी है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तब भी आपके टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली में भी ये बड़ा पैटर्न चला आ रहा है कि टांगें जो है वो बड़ी दर्द करती हैं, इसमें गिदरियाँ पड़ती हैं, रात को सोया नहीं जाता। तो आरएलएस यानी कि जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली टू फैमिली चला आता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कंसीव किया है, प्रेगनेंसी में भी ये वाली कंडीशन, तो हमें सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर आपके इर्द गिर्द ये किसी को फील हो रहा है तो प्रेगनेंसी में भी बड़ा कॉमन है कि आपको जो है वो टांगों में बेचैनी हो रही है। इसके अलावा डायबिटीज़ के साथ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लिंक है स्ट्रेस फैक्टर का, यानी कि अगर आप स्ट्रेस भी लेते हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं है, तो ये आरएलएस आपको हो जाएगा, टांगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप कोई अद्वियात का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म करते हैं, जैसे एलर्जी की मेडिकेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं, या डिप्रेशन की या नींद की गोली इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये टांगों में बेचैनी हो जाती है। अब सवाल यह क्या है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं वजह को देख के। सबसे पहले तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा पेशेंट, चूँकि हमारे पास आने वाला हर पेशेंट तकरीबन डायबिटिक होता है, या रिस्क पे होता है, या प्री डायबिटिक होता है, या अनकंट्रोल्ड होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट होती है उस वजह की जो कि इस वजह का सबब बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द, अगर फॉर एग्जांपल वजह बन रही है मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस को रिड्यूस करते हैं। आयरन लेवल है तो आयरन की ट्रीटमेंट शुरू होती है। प्रेगनेंसी में हो रहा है तो वी वेट फॉर द टाइम, जब तक डिलीवरी हो जाती है चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी जो आरएलएस की ट्रीटमेंट है वो 3 तरीक़ों से होती है। नंबर 1, शुगर को कंट्रोल करना। नंबर 2, जब कंडीशन इतनी ज़्यादा एग्रेवेट हो चुकी हो कि शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है और ये सिम्टम आ रहा है, तो उस वक्त हम सिर्फ शुगर कंट्रोल होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस भी देंगे। और नंबर 3, एक्सरसाइज। जी हाँ, टांगों में बेचैनी होने का इलाज और उससे बचना, कि आज आपको रात को ना हो और आप इसको ये एक्सरसाइजेस करते रहें, तो बाकायदा पर्टिकुलर जो है वो टांगों में बेचैनी की एक्सरसाइज है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका HbA1c करवा लें। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं या कुछ साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोस हुई थी, उसके बाद आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, किसी ने बताया ही नहीं, तो आपने जाके पहले तो अपनी शुगर चेक करनी है। अगर आपकी उम्र 40 साल 50 साल के करीब है, उससे ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, अपना CBC करा के आयरन लेवल भी चेक कर लेंगे। आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक कर लेना है, ताकि कोई चीज़ शरियानों को ब्लॉक कर रही है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, नसें मुतासर तो नहीं हो रही, क्योंकि न्यूरोपैथी के पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो आपने पहले रीजंस रूल आउट करने, खुद नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट अस, हम आपके साथ डिटेल हिस्ट्री करेंगे, इवैल्यूएट करते चले जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनको इवैल्यूएट करते हैं उनको समझाते ज़रूर हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट कि बस जस्ट गो और आपको पता ही ना हो कि ये टेस्ट मैंने क्यों कराएं। एक एक टेस्ट के पीछे एक एक रीज़न हम समझाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पेशेंट को एजुकेशन होनी चाहिए, पेशेंट ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ क्यों लिख के दी, मुझे पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि यू शुड नो कि आपका डॉक्टर जब आपको कोई चीज़ लिख के दे रहा है तो क्यों लिख के दे रहा है, क्या आप सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आरएलएस में सबसे पहले शुगर कंट्रोल करनी है, शुगर से रिलेटेड तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है, न्यूरोपैथिक मेडिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो हम ऑन द स्पॉट ही स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी स्टार्ट करते हैं वो फिर हम डिपेंड करता है, हम हिस्ट्री लेते हैं, एज देखते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं।
तीसरी चीज़ है वर्जिश। अच्छा, वर्जिश में क्या होता है कि नंबर, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, मैं टांग तो नहीं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज दिखा सकती, कोशिश करेंगे कुछ तस्वीरें, वीडियो साथ साथ चल रही हैं, तस्वीरें हैं उसमें आपको दिखा दें कि ये आपका काफ मसल है। आपने क्या करना है कि रात के वक्त जब आप सोने के लिए लेटें तो आपने अपनी टांगों को ऐसे खड़ा करना है, लेट के आराम से जितना खड़ा हो सकता है करें, देन नीचे करें, देन खड़ा करें, देन करन। मकसद क्या है कि जो काफ मसल है यानी कि जो टांगों का जो पट्टा है उसको सर्कुलेशन अच्छी हो जाए, जितनी मूवमेंट होगी उतनी सर्कुलेशन अच्छी होगी, बेहतरीन है। दूसरी चीज़ मैं अपने हर पेशेंट को हमेशा कहती हूँ, रात के खाने के बाद आधे घंटा वॉक कर लिया करें। जितना आपके काफ मसल में सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपको ये रात में टांगों में खिंचाव, बेचैनी नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आपने जो पंजा है आपका और ये आपकी हील है, आपने हील को ऊंचा करना है, ऐसे खड़े रहना है, देन नीचे करना है, ऐसे खड़े रहना है, फिर नीचे करना है। इस तरीके से आप 5 से 10 दफ़ा एक सेट पे कर लें और फिर दूसरे सेट पे कर लें। इससे भी क्या होता है कि आपके काफ मसल्स की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने एक एक्सरसाइज, आप लेटने से पहले कोशिश करें कि अपने लेग को पेंडुलम की तरह मूव करें। ऐसे आपने ऐसे किया, देन ऐसे किया, फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया, तो इस तरीके से आपकी जो मूवमेंट है वो लेग की सर्कुलेशन को, उसकी नसों के मुतासरपने को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। इसके अलावा लेग स्ट्रेचिंग होती है। एक लेग स्ट्रेचिंग मैंने आपको लेट के बताई, दूसरा यह है कि आप लेटने से पहले अपने बिस्तर के सरहाने खड़े हुए हैं और आपने अपने फुट को जो है वो लेग को जिस हद तक स्ट्रेच हो सकता है, या तो पीछे की तरफ लेके जाएं या आगे की तरफ लेके जाएं, लेग को आपने स्ट्रेच करना है बिल्कुल सामने की तरफ। ठीक है, एक है पेंडुलम मूवमेंट और एक है बिल्कुल स्ट्रेच। तो जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई आउट ऑफ द वे नहीं जाना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, जहाँ रेस्ट्रिक्शन आ रही है वहाँ रुक जाना है। तो ये बेसिकली एक्चुअली जो इलाज है वो यही है कि आपकी जो टांगों की, जो पट्टों की जो सर्कुलेशन है उसे बेहतर करना है, जिससे वो एक्सरसाइज से होता है। न्यूरोपैथी को कैसे बेहतर करेंगे, या तो मेडिकेशन हम देंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये हैं तमाम चीज़ें। अगर आपके भी टांगों में बेचैनी होती है और आप शुगर के पेशेंट हैं तो अब से नहीं होगा, और मुझे फ़ौरन बताइएगा। 15 दिन तक ये तमाम एक्सरसाइज करें और 15 दिन के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या आपको इसमें बेहतरी नज़र आई या नहीं आई। हमारे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, वॉचर्स हैं, उनको मैं चैलेंज देती हूँ, लोगों को हमेशा चैलेंज देती हूँ, ताकि आप लोग अपने लिए गोल सेट करें। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट परफेक्शन के साथ नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।